Hello, students, and welcome to Prep IAS. I'm Shubhangi Sharma, your faculty for History and Culture. Students, as a part of this particular series, we are conducting a crash course for your UPSC CSE prelims, and the topic for today's discussion is going to be extremist phase. So let's begin. Now, students, in the last class, we had understood about the formation of INC in the year 1885. And at that point of time, I had told you that the earliest leadership to the Indian National Congress was given by some leaders who are collectively known as moderates. इनको मॉडरेट क्यों बोल रहे हैं? मॉडरेट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इनकी जो अप्रोच थी, इनने जो सरकार से डिमांड्स करी थी, उस अप्रोच को मॉडरेशन में किया था। ना ये कोई बड़ा मास स्ट्रगल कर रहे थे, उल्टा इनके माइंड में ये था कि अगर हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट से कोई भी चीज़ चाहिए तो हमें उन्हें बहुत रिस्पेक्ट से ट्रीट करना पड़ेगा। एज अ रिजल्ट जो हमारे पास मॉडरेट लीडर्स हैं, उनकी जो अप्रोच है उसको पॉलिटिकल मेंडिकेंसी यानी कि पॉलिटिकल बेगिंग भी कहा गया। हाउएवर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि ब्रिटिशर्स के कान पे एक भी बात नहीं पड़ी और एज अ रिजल्ट क्या होता है, 1905 के अंदर हम देखते हैं एक बहुत ही अजीब डिसीजन आता है ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है हमारे द देन वाइसरॉय कर्जन के अंडर होता है स्टूडेंट्स। और आप देखेंगे कि इसकी अगर हम बात करें तो कर्जन कहते हैं कि हम इसको एडमिनिस्ट्रेटिव ईज के लिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ा प्रोविंस है। हाउएवर स्टूडेंट्स, इसके पीछे उनके और कई रीजंस थे जिससे वो पार्टीशन करना चाह रहे थे, बिकॉज ही वांटेड टू डिवाइड हिंदूज एंड मुस्लिम्स, ही वांटेड टू डिवाइड एंड रूल, एंड ही सॉ दिस अपॉर्चुनिटी, एंड एज अ रिजल्ट ही वांटेड टू स्टॉप डिवाइड बंगाल एंड स्टॉप द नेशनलिस्ट एक्टिविटी इन दिस स्टॉर्म सेंटर। जब इस चीज का डिक्लेरेशन होता है उस टाइम पर हम देखते हैं कि आईएनसी के अंदर जो यंगर नेशनलिस्ट्स बैठे हैं, उनका मॉडरेट्स के ऊपर से विश्वास उठ जाता है और वो बोलते हैं कि नहीं, अब हमें आगे आने दो, हमें लीडरशिप लेने दो। एंड एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि 1905 से एक नया फेज आईएनसी के अंदर देखने को मिलता है, दैट इज नोन एज द एक्सट्रीमिस्ट फेज, एंड दिस इज लेड बाय रिलेटिवली यंगर लीडर्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भाई क्या कारण रहे जिसकी वजह से जो एक्सट्रीमिस्ट हैं ये पावर में आ रहे हैं और ये क्यों मॉडरेट्स को साइड में रख के खुद आगे आना चाहते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया, पहली चीज जो एक्सट्रीमिस्ट रियलाइज कर रहे हैं वो है रिकग्निशन ऑफ द ट्रू नेचर ऑफ द ब्रिटिश रूल। इनको एकदम साफ साफ दिख रहा है कि जो ब्रिटिशर्स हैं ये हमें एक्सप्लॉइट करने के लिए बैठे हैं। बिसाइड्स मॉडरेट्स जिन तरीकों से अपने पॉलिटिकल एम्स को अचीव करना चाह रहे हैं वो इनके कानों पर नहीं पड़ेंगे। और एज अ रिजल्ट हम देखते हैं कि जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वो अपनी आवाज़ उठाने लगते हैं और वो एक तरफ ब्रिटिशर्स से तो नाराज हैं, इनके खिलाफ तो लड़ना ही है, एट द सेम टाइम दे आर फीलिंग वेरी डिसइल्यूशन्ड विथ द पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ द मॉडरेट्स। इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स आप देखेंगे एक के बाद एक कई ऐसी एक्ट्स पास करी गई, कुछ ऐसे इवेंट्स हुए जिससे हम देखते हैं कि जो यंगर जनरेशन है ये चिढ़ रही है, गुस्से में आ रही है और अब पावर में आना चाहती है। फॉर इंस्टेंस स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि हमारी 1892 की जो इंडियन काउंसिल्स एक्ट आई थी, जिसके थ्रू रिप्रेजेंटेशन इंडियंस के लिए थोड़ी बड़ी थी, यहाँ पर हम देखते हैं एक्सट्रीमिस्ट इससे बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। एक तरफ तो मॉडरेट्स के ऊपर ये क्लेम कर रहे हैं कि आपको क्या है, सिर्फ लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर रिप्रेजेंटेशन चाहिए, उससे क्या हो जाएगा, उससे कुछ भी नहीं होने वाला, एंड दैट इज व्हाई दे वर डिससैटिस्फाइड विद वॉट एवर हैड बीन आस्क्ड एज अ पार्ट ऑफ इंडियन काउंसिल्स एक्ट एंड वॉट एवर वॉज गिवन टू अस फॉर दैट मैटर। मोर ओवर स्टूडेंट्स, इवन इफ द representation was increased in the Indian Council Act of 1892, we really did not have a say. We were just sitting there as an idle altogether. हमारे पास में ना फाइनेंसेस के ऊपर कुछ बोलने की हमारे को हक है, ना हम लोग कोई मेजर रेजोल्यूशंस पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट का कहना जो काफी हद तक ठीक था वो ये था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में घुसने का फायदा ही क्या है, रिप्रेजेंटेशन का फायदा ही क्या है जब हम कुछ बोल ही नहीं सकते। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि 1897 के अंदर एक और ऐसा इवेंट होता है जो अगेन आप देखेंगे नेशनलिस्ट को बहुत ज्यादा गुस्से में ला देता है। सो बेसिकली तिलक और उनके अलावा हमारे पास दो भाई हैं, नाटू ब्रदर्स, इनको सडनली इम्प्रिजन कर लिया जाता है ऑन चार्जेस ऑफ सेडिशन। सेडिशन का मतलब होता है सरकार के खिलाफ बोलना। अब इसकी कहानी कुछ ऐसी रही कि हम देखते हैं पब्लिक गैदरिंग हो रही थी जिसको एड्रेस कर रहे थे तिलक और उसके अलावा नाटू ब्रदर्स।
यहाँ पे तिलक जो हैं उनको चार्ज किया गया उनकी दो पब्लिकेशंस के लिए, जिनमें से एक को रिवील इन्होंने इस पब्लिक मीटिंग में किया था। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे इन्होंने एक किताब लिखी शिवाजीज अटरेंसेस। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स आप देखेंगे इन्होंने एक अनसाइंड रिपोर्ट को शिवाजी फेस्टिवल के अंदर जो है बोला था, पॉपुलराइज किया था लोगों के सामने। और ये कुछ ऐसी किताबें बनी जो सरकार कह रही है कि भाई दीज आर गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम्स। जो हमारे पास में बॉम्बे की गवर्नमेंट बैठी है वो कहती है भाई ये तो प्रॉब्लमेटिक है। एक तरफ आप तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी तोड़ रहे हो जो वो खुद स्टार्टिंग से कर रहे थे, और दूसरी तरफ वो कहते हैं आप सरकार के खिलाफ जो है आवाज उठा रहे हो। तो इस वजह से इन्होंने सेडिशन के चार्जेस लगा के सडनली तिलक को और नाटू ब्रदर्स को इम्प्रिजन कर लिया। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं पब्लिक अपहीवल हुआ, और जो हमारे नेशनलिस्ट बैठे हैं, एक्सट्रीमिस्ट बैठे हैं, कहाँ पर बैठे हैं, आईएनसी के अंडर बैठे हैं, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि जो हमारे इस टाइम पे वाइस रॉय हैं उनका नाम क्या है, कर्जन। कर्जन की अगर हम बात करें तो कर्जन ने कुछ ऐसे रिप्रेसिव एक्ट्स एक के बाद एक लागू करी, जिनको हम देखते हैं कि एक डायरेक्ट रिजल्ट बनी कि एक्सट्रीमिस्ट आ गया है और उन्होंने बोला अब लीडरशिप हम संभालेंगे। कर्जन की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो इन्होंने जो एक्ट्स पास करी, दीज इंक्लूड द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, apart from that we have the Indian University Act, and at the same time there was one Calcutta Corporation Act. All these were passed under the viceroyship of Curzon, and all of these were aimed at repressing, at muzzling the voices of Indians and their representation all together in their own country. कैलकाटा कॉरपोरेशन एक्ट की अगर हम बात करें तो 1899 के अंदर ये पास हुई, और इस एक्ट के तहत कैलकाटा कॉरपोरेशन में क्या हुआ, जो हमारे इलेक्टेड मेंबर्स हैं, जो हमारे इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनको तो कर दिया रिड्यूस, और उसकी जगह जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं उनको कर दिया इंक्रीज। इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि नॉमिनेटेड मेंबर्स कौन होते हैं, जो यूरोपियंस होते हैं, जो गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। इंडियंस को तो नॉमिनेट करेगी नहीं सरकार बिल्कुल भी। ऑन दी अदर हैंड इलेक्टेड मेंबर्स कौन होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं इंडियंस। अगर इंडियंस का या इलेक्टेड मेंबर्स का ओवरऑल प्रपोर्शन आपने कम कर दिया, दैट मीन्स हमारी रिप्रेजेंटेशन कम हो रही है, एंड दिस वाज अ डेलिबरेट मेजर दैट वाज टेकन बाय कर्जन सो दैट आवर रिप्रेजेंटेशन इन कैलकाटा कॉर्पोरेशन कैन बी रिड्यूस्ड. Apart from that, students, in 1904 he passed very absurd act which is known as Official Secret Act. यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे इसका एम ये था कि हम प्रेस के ऊपर जो है उसके फ्रीडम को कर्टेल करेंगे। टाइम एंड अगेन हमारी सिविल लिबर्टीज के ऊपर ब्रिटिशर्स ने एनक्रोच किया है, और इस कॉन्टेक्स्ट में जब ये फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो इन्होंने इस एक्ट को पास करके हमारे को कोई भी चीज़ें जो हम सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं उन आवाज़ों को बंद करने के लिए प्रेस का ही फ्रीडम ये ले लेते थे। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स 1904 में कर्जन के अंडर पास होती है इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट. As you all are aware, universities in our country at that point of time were the storm centers wherein there was nationalist activity going on, especially in Bengal. एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स, ये जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, ये क्या है, वहाँ पर बैठ के नेशनलिस्ट एक्टिविटी को अंजाम देना, डिस्कशन करना कि ब्रिटिशर्स हमारे साथ क्या कर रहे हैं, ये सब चीज़ें करते थे। अब यहाँ पे कर्जन जब पावर में आते हैं तो उन्होंने दिमाग लगाया कि अगर यूनिवर्सिटी को ही कंट्रोल कर लेंगे या कुछ इस तरह के मेजर्स लेकर आएंगे जहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल एक्सटेंड होता है यूनिवर्सिटीज पे, सो मे बी वी कैन इवन कर्ब दी नेशनलिस्ट एक्टिविटी विच इज हैपनिंग हियर। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स, ये यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट कॉलेजेस, इन सब के ऊपर बहुत ही ग्रेटर कंट्रोल सरकार का लगा देते हैं, और इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा गुस्से में लिया जाता है बाय दी नेशनलिस्ट्स। You can see Gokhale, who is a moderate leader for that matter, even calls the Indian Universities Act to be a retrograde measure. पीछे ले जाने वाली चीज़ है ये, ठीक है। आपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की आवाज़ें मजल कर रखी हैं, बच्चे जो चाहते हैं वो बोल ही नहीं सकते। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं एक के बाद एक ही रिप्रेसिव एक्ट्स आती हैं कर्जन की, जो प्रेशराइज कर रही हैं लीडरशिप को। हम देख रहे हैं स्पेसिफिकली जो यंगर नेशनलिस्ट बैठे हैं, दे आर गेटिंग वेरी इरिटेटेड, एंड नाउ दे आर डिसल्यूजन्ड बाय मॉडरेट्स एंड वांट टू कम फॉरवर्ड एंड टेक द फ्रीडम स्ट्रगल टू द नेक्स्ट लेवल। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि हमारे पास में नई लीडरशिप उभर कर आती है। इस नई लीडरशिप में हमारे पास कौन कौन है, हमारे पास है लाल, बाल एंड पाल। लाल कौन है स्टूडेंट्स, लाला लाजपत राय। बाल कौन है,
लाला लाजपत राय। बाल हैं बाल गंगाधर तिलक। और पाल कौन है? बिपिन चंद्र पाल। तो यहाँ पे हमारे पास तीन मेजर लीडर्स उभर के आते हैं एक्सट्रीमिस्ट पीरियड में। ये है लाल बाल पाल, और इनके अलावा हमारे पास एक और पॉपुलर लीडर हैं जिनका नाम है औरोबिंदो घोष। ये सब क्यों आ रहे हैं स्टूडेंट से मर्ज होके? ये लोग मॉडरेट से तो इरिटेटेड हैं, एट द सेम टाइम सरकार एक के बाद एक इतने रिप्रेसिव एक्ट्स लगा रही है कि इनके पास कोई और रास्ता नहीं बचता है। इन्हें लगता है कि यार ये जो सीनियर्स हैं ये नहीं कर पाएंगे, एक बार इनको साइड में बैठाओ, हम करते हैं, हम कोशिश करेंगे। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होता है कि एक्सट्रीमिस्ट की ग्रोथ हमें स्पेसिफिकली 1905 से देखने को मिलती है। कर्जन की रिप्रेसिव पॉलिसीज और सरकार की अजीब जो रूल्स रहे, जैसे कि तिलक को अरेस्ट कर लेना, नाटू ब्रदर्स को अरेस्ट कर लेना, इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि हमारे पास में मोर ओवर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि हमारे पास ग्लोबली कुछ ऐसे इवेंट्स हुए हैं अगेन, जिन्होंने यूरोपियन इनविंसिबिलिटी यानी कि यूरोप की एक्सट्रीम सुपीरियोरिटी मिलिट्री पावर जो है उसका मिथ इंडियंस के सामने डिमोलिश कर दिया। फॉर इंस्टेंस स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि इटालियन आर्मीज को इथोपियंस ने डिफीट किया 1896 में। उसके अलावा हमारे पास बोअर वॉर्स हुए थे 1899 से 1902 के बीच में। उसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जापान जो है उनकी रशिया के ऊपर विक्ट्री हो जाती है, और ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये नेशनलिस्ट्स भी ऑब्जर्व कर रहे हैं कड़ी नज़र के साथ, और उन्हें ये बिलीव होता है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है कि इनकी ही मिलिट्री सुपीरियोरिटी है और कोई इनको हरा नहीं सकता। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होती हैं हमारे माइंडसेट को चेंज करने में ऑल टुगेदर। एंड यहाँ पर हम देखते हैं दैट दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस व्हाई द मिलिटेंट नेशनलिस्ट्स आर कमिंग इन द फोरफ्रंट एंड दे वांट टू नाउ टेक अप द लीड ऑफ द स्ट्रगल. Apart from that, students, you will see the new leadership that we have, including Lal Bal Pal and even Aurobindo Ghosh. All of these are reacting to increasing westernization, and they are looking back at the ideal of ancient India. For that matter, students, you will see that Anand Math, which is a very popular novel, was written by Bankim Chandra Chatterjee. And in this novel, students, as you can see, Bankim is trying his best to kind of put into highlight the gods of Hindu pantheon, such as Lord Krishna. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस जो हैं उनको फोर फ्रंट पे लाया जा रहा है, उनके आइडियल की बात हो रही है, खास करके कृष्ण भगवान की बात हो रही है, और यहाँ पर वेस्टर्नाइजेशन जो है इसको चैलेंज किया जा रहा है ऑल टुगेदर। इस तरह की किताबें भी लिखी जा रही हैं, एंड फॉर दैट मैटर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि हमने एक इमेज भी बनाई है ऑफ भारत माता, एंड दिस इज क्रिएटेड बाय अबनिंद्र नाथ टैगोर. This is created by Abanindranath Tagore, and here students you will see all of these things are kind of challenging the Western culture and appealing to the masses that we should go back to our Indian ideal, to our own culture. Moreover, students, you will see that apart from getting very dissatisfied with the Western culture, the extremists are also very dissatisfied with the achievements of moderates. Herein, you will see that the methods that were used by the moderates, as I've told you, the Tea Party politics or the political mendicancy is something that was not appreciated by the extremists. They were extremely critical of the three P's that were used by the as the tools by the moderates. These include prayer, petition, or protest. ब्रिटिशर्स के कानों पे इतनी प्यार की भाषा तो वैसे भी नहीं पड़ने वाली थी, और यहाँ पर हम देखते हैं एक्सट्रीमिस्ट जिसको पॉलिटिकल मेंडिकेंसी यानी कि पॉलिटिकल बेगिंग बोल रहे हैं, और वो मॉडरेट्स को कह रहे हैं कि भाई आपके बस की नहीं है, नहीं हो पाएगा इस तरह से ब्रिटिशर्स से टैकलिंग. यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं इस टाइम पर औरोबिंदो घोष एक किताब भी लिखते हैं अपने स्टैंड को, अपने व्यू पॉइंट को समझाने के लिए. इस किताब का नाम है न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, और इस नाम से आप अपने आप ही समझ जाएंगे कि भाई वो क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई ये जो ओल्डीज हैं एट द मोमेंट ये जो स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं ब्रिटिशर्स से लड़ने के लिए, दिस इज नॉट गोइंग टू यील्ड प्रॉपर रिजल्ट्स ऑल टुगेदर, एंड एज अ रिजल्ट इट इज राइट टाइम दैट वी न्यू नेशनलिस्ट टेक द लीड ऑल टुगेदर सो दैट वी कैन अचीव वॉट वी वॉन्ट politically, economically and socially.
अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, एक पॉइंट जो हमारे पास में रहेगा ही रहेगा वो ये है कि भाई कर्जन की जो रिएक्शनरी पॉलिसीज थी वो हमारे लिए एक डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस बनी, डायरेक्ट रिजल्ट बनी, जिसकी वजह से मिलिटेंट नेशनलिस्ट पावर में आए। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने ऑलरेडी देख लिया था कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट थी। उसके अलावा हमारे पास इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट है जिसमें ग्रेटर कंट्रोल लिया जा रहा है। कैलकाटा कॉरपोरेशन एक्ट में इंडियंस की रिप्रेजेंटेशन को कम किया जा रहा है। ये तीन एक्ट्स एक के बाद एक आए और हम देखते हैं कि ये कर्जन का एक तरीका था जिससे कि वो इंडियंस की रिप्रेजेंटेशन, उनकी पावर और ये जो नेशनल मूवमेंट बन रहा है इसको तोड़ सके। इसी में स्टूडेंट्स फाइनल नेल इन द कॉफिन जो लगाते हैं कर्जन, उसको हम बोलते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल। और जब पार्टीशन ऑफ बंगाल का अनाउंसमेंट होता है इस टाइम पर हम देखते हैं दिस इज द एग्जैक्ट टाइम वेर इन नाउ द एक्सट्रीमिस्ट राइज अप एंड दे आर गोइंग टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। Here, students, you will see when we talk about the partition of Bengal, कर्जन had pointed out कि भाई पार्टीशन ऑफ बंगाल मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बंगाल बहुत बड़ा एरिया है और एडमिनिस्ट्रेटिव ईज के लिए हमें इसका पार्टीशन करना है। However, students, Bengal had always been the storm center of nationalist activity और उसको तोड़ने के लिए, उसको खंडित करने के लिए कर्जन जो है बंगाल का पार्टीशन करना चाहते थे। मोर ओवर स्टूडेंट्स, पार्टीशन ये कुछ इस तरह से करना चाहते थे कि ये हिंदू और मुस्लिम के अंदर एक कम्युनल रिफ्ट लेकर आए। तो यहाँ पे इसको अभी हमें डिटेल में पढ़ना है। एक और पॉइंट देख लेते हैं कि भाई मिलिटेंट नेशनलिज्म जो है वो क्यों ग्रो कर रही है। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारे पास में जो ये एक्सट्रीमिस्ट या मिलिटेंट नेशनलिस्ट्स आ रहे हैं, इनका थॉट प्रोसेस जो है वो काफ़ी अलग है और करंट नीड्स के साथ सूटेबल था। फॉर इंस्टेंस, ये जो मिलिटेंट नेशनलिस्ट हैं दे आर सेइंग दैट स्वराज शुड बी द गोल ऑफ नेशनल मूवमेंट। Apart from that, students, when you talk about the term Swaraj, this simply means self-rule. अभी यहाँ पर complete independence की बात तो नहीं चल रही है, लेकिन self rule within the British government. In fact, students, let me tell you something very interesting. स्वराज की अगर हम बात करें तो it meant different things. It meant different things for different people. आप देखेंगे हर ग्रुप के लिए स्वराज जो शब्द है इसका मीनिंग ही अलग था। फॉर इंस्टेंस, एक्सट्रीमिस्ट्स की अगर हम बात करें तो वो तो कंप्लीट ओवरथ्रो की बात करते थे कि भाई फॉरेन रूल जो है वो हटाओ। लेकिन विद इन एक्सट्रीमिस्ट भी हमारे पास कई ऐसे लोग हैं जो स्वराज सेल्फ रूल क्या डिटरमाइन करें कि विद इन द ब्रिटिश गवर्नमेंट हमें खुद का कोई सेल्फ रूल मिल जाए। मॉडरेट्स की अगर हम बात करें, अगर उन्होंने स्वराज एक्सेप्ट किया तो उनके लिए मीनिंग क्या था कि भाई हमारे टॉप पर तो बैठे हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट और उसके अंदर इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। सो यहाँ पे व्हेन वी से स्वराज इज द गोल ऑफ नेशनल मूवमेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम स्पेसिफिकली, स्वराज इज समथिंग विच इज मीनिंग डिफरेंट थिंग्स फॉर डिफरेंट पीपल एंड इट इज नॉट समथिंग दैट इज मटीरियलाइज्ड प्रॉपरली एट द मोमेंट। However, students, one thing that the militant nationalists were extremely sure of was that we need direct political action and we need masses, mass mobilization in order to challenge the authority. तो एक चीज़ जो हम इनका मॉडरेट से चेंज देख रहे हैं वो ये है कि भाई मासेस जो है उनको मोबिलाइज करो। हम जब सारे उतर के रोड पे आएंगे तभी हम देखते हैं कि ब्रिटिशर्स जो हैं इनके अगेंस्ट कुछ किया जा सकता है। Apart from that, students, they believed in creating a class of trained leaders altogether who are in turn going to mobilize the masses who will be connected with this struggle altogether, so that when the Britishers see the power of the masses and how everybody is irritated by their policies, they will be forced to change it altogether. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये कुछ मेजर कारण रहे जिसकी वजह से हम देखते हैं कि भाई एक्सट्रीमिज्म का विद इन आईएनसी उदय क्यों होता है। टूल्स की अगर हम बात करें तो इन कंपैरिजन टू द मॉडरेट्स दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल मेंडिकेंसी कि हम पिटिशन करेंगे, हम प्रेयर करेंगे। रादर दे आर बिलीविंग इन मास मोबिलाइजेशन ऑल टुगेदर और यहाँ पर वो लोगों को सड़क पे लेके आना चाहते हैं एकदम कि भाई हमें सबको मिलके मूवमेंट करना है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि स्पेसिफिकली जब स्वदेशी मूवमेंट शुरू होता है पार्टीशन ऑफ बंगाल के तहत, तब इनके नए टूल्स इमर्ज होकर आते हैं विच इज नंबर 1 स्वदेशी एंड द सेकंड इज बॉयकॉट। स्वदेशी का मतलब जो देश में बनी है वो चीज़ें यूज़ करनी है और बॉयकॉट का मतलब जो चीज़ें हमारे देश की नहीं है उनका बॉयकॉट, उनका बहिष्कार किया जाएगा। तो इन पॉइंट्स को पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि कर्जन ने क्या अनाउंस कर दिया है, पार्टीशन ऑफ बंगाल अनाउंस कर दिया है।
जब पार्टीशन ऑफ बंगाल कर्जन ने अनाउंस किया, उस टाइम पर हम देखते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट आगे आते हैं और अब की बार वो बोलते हैं कि भाई हमार को जो है सबको मिल के इस डिसीजन के खिलाफ लड़ाई करनी पड़ेगी. एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स वी सी दैट देर इज बिगिनिंग ऑफ अ मूवमेंट that is known as Swadeshi movement, and this is in consequence to the announcement of partition of Bengal. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स शुरू करते हैं स्वदेशी मूवमेंट से. जैसा कि मैंने आपको बताया क्यों हो रहा है स्वदेशी मूवमेंट, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि पार्टीशन ऑफ बंगाल कर्जन ने अनाउंस कर दिया था. यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि ये जो एंटी पार्टीशन मूवमेंट है, इसका कॉज क्या है. हम देख रहे हैं बंगाल जो है ये काफ़ी बड़ा प्रोविंस है, वेरी बिग इन साइज. ओके, एंड एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट इज Curzon saying. He's saying I'm doing it for administrative convenience. However, if we really see, he really wanted to divide the people. He wanted to divide the people, especially Hindus and Muslims, and on the other hand, he wanted to curb the nationalist activity. तो ये इनके रियल रीजंस थे और ये रीजन वो है जो इन्होंने लोगों के सामने बोला था. इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पार्टीशन ऑफ बंगाल का जो डिसीजन है इसको 1903 दिसंबर के अंदर पब्लिक में जारी कर दिया था. यहाँ पर उन्होंने बोला कि बंगाल जो है इसको हम दो प्रोविंसेस में तोड़ेंगे, वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल. वेस्ट बंगाल जो होगी उसके अंदर हमारे पास में क्या होंगी, प्रोविंसेस ऑफ बिहार एंड उड़ीसा, और ईस्ट बंगाल के अंदर हमारे पास में होगा बांग्लादेश वाला पार्ट सॉर्ट ऑफ, एंड वी हैव असम. वेस्ट बंगाल वाली बात करें अगर हम, तो उसकी कैपिटल होने वाली थी कैलकाटा, और ईस्टर्न बंगाल वाले पार्ट की कैपिटल होने वाली थी ढाका, विच इज करंटली इन बांग्लादेश. यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो सेकंड पार्ट स्पेसिफिकली कर्जन कर रहे हैं कि भाई मैं एक अलग से प्रोविंस बना रहा हूँ, मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस बना रहा हूँ, ढाका उसकी कैपिटल होगी. ये इन्होंने इसलिए किया है जिससे कि मुसलमानों को खुश कर सके, उनको अपनी साइड में लेकर आ सके. फॉर दैट मैटर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि कर्जन ने एक प्रॉमिस और करी थी, और वो प्रॉमिस ये थी दैट आई एम गोइंग टू ओपन educational institutions. I am going to open educational institutions as a part of this second part, Eastern Bengal, and this is going to help Muslims grow further and get more opportunities in the market. तो यहाँ पर बड़ी ही क्लियरली जो है मुस्लिम्स की साइड ले रहे हैं ये, और उसके साथ में क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम के अंदर यूनिटी टूट जाए. So this was the announcement of partition of Bengal students, and as a result we see quickly the decision to have a Swadeshi movement started, was taken, and as a result this Swadeshi movement had begun in our country. यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि एंटी पार्टीशन के लिए जो कैंपेन शुरू किए गए उनमें सबसे पहले बागडोर जो संभाली वो थे मॉडरेट्स. मॉडरेट्स की अगर हम बात करें तो मॉडरेट्स तो अपने ही तरीके से काम करेंगे, और उनका तरीका क्या है, दे आर putting up petitions to the government, they are holding up public meetings, and they are trying to instigate the masses, they are trying to actually educate the masses and put up the cause of anti-partition via some newspapers such as Hitabadi, Sanjeevani and Bengali. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई ये पिटिशंस लगा रहे हैं, पब्लिक मीटिंग्स कर रहे हैं, और इस तरह के न्यूज़पेपर्स आगे लेकर आ रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों के बीच में ये बात हो सके कि भाई हमारे को पार्टीशन के अगेंस्ट सरकार के सामने आवाज़ उठानी है. यहाँ पर स्टूडेंट्स ये सब चीज़ें करके मॉडरेट्स के माइंड में जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि हम सरकार के ऊपर इतना प्रेशर बना देंगे जिससे कि वो अपना ओपिनियन बदल ले ऑल टुगेदर, और इस पार्टीशन को जो है रोक दें. हाउएवर स्टूडेंट्स, सरकार ने इनकी कोई बात नहीं सुनी, और पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है वो 1905 के अंदर हम देखते हैं प्रॉपरली अनाउंस होके हो चुका था. इट वाज डन एंड डस्टेड बाय जुलाई 1905. अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स यू विल सी हमने एक फॉर्मल रेजोल्यूशन लिया वाया अ मीटिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, wherein students you will see that on August 7th 1905 हमने एक बॉयकॉट का रेजोल्यूशन लिया. कहाँ पे, कैलकाटा टाउन हॉल में. और यहाँ पे हमने क्या बोला कि भाई हम फॉर्मली जो है स्वदेशी मूवमेंट को चलाएंगे. क्यों, एंटी पार्टीशन के अगेंस्ट. एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि 16 अक्टूबर 1905 जिस दिन फॉर्मली जो पार्टीशन है वो फोर्स में आ जाता है. डिस्कशन बहुत पहले से चल रहा है, पब्लिक अनाउंसमेंट पहले ही हो गया था. फाइनली इसका जो इफेक्ट है वो हम देखते हैं 16 अक्टूबर 1905 को आ जाता है, और इस दिन हम देखते हैं कि सारा बंगाल जो है वो मॉर्निंग में होता है, और इसके बाद प्रॉपरली हमारा पार्टीशन ऑफ बंगाल का मूवमेंट जोर पकड़ता है.
यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि अपने पार्टीशन ऑफ बंगाल को लोगों में पॉपुलराइज करने के लिए हमारे पास जो एक बहुत ही पॉपुलर राइटर हैं जिनका नाम है क्या, रविंद्रनाथ टैगोर, ये एक सॉन्ग लिखते हैं अमर सोनार बांग्ला, जो कि प्रेजेंटली बांग्लादेश का नेशनल एंथम भी है। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि कांग्रेस जो ऑलरेडी काफी पहले से ही डिस्कशन करने लग गई थी कि भाई हमारे को स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट चलाना है, वहां पर एक मीटिंग होती है हमारे 1905 में गोखले के अंडर, जिसके तहत ये डिसीजन लिया जाता है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है इसको कंडेम किया जाएगा। उसके अलावा कर्जन की जो रिएक्शनरी पॉलिसीज हैं इनके खिलाफ आवाज उठाई जाएगी, और उसके अलावा हम स्वदेशी मूवमेंट चलाएंगे जिससे कि हम इस पार्टीशन को टैकल कर सकें। इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स आप देखेंगे 1906 के अंदर हमारे पास कैलकाटा में दादा भाई नारोजी के अंडर एक हिस्टोरिक सेशन हो रहा है, जहां पर ये डिक्लेयर किया गया कि स्वराज और सेल्फ गवर्नमेंट इज गोइंग टू बी द गोल ऑफ आईएनसी। However, students, it will be important to note, which I've already told you, that Swaraj meant different things for different people. So it meant different things for different people altogether, students, and keeping that in mind आप देखेंगे कि हमारे पास में ये जो डिस्कशन हुआ है या ये जो हमने गोल भी अपने लिए बनाया है, यहाँ पर इसको प्रॉपरली फॉलो थ्रू अभी नहीं किया जा सकता, बिकॉज व्हेन यू टॉक अबाउट सेल्फ गवर्नमेंट वो आएगी कैसे, इसका मतलब क्या है, ये डिस्कशंस अभी तक पेंडिंग चल रहे हैं ऑल टुगेदर। इररिस्पेक्टिव स्टूडेंट्स, दिस पर्टिकुलर सेशन, इसका नाम, इसका ईयर, उसके अलावा किसने इसको प्रिसाइड किया है और इसके अंदर ये डिक्लेरेशन लिया गया था, ये पॉइंट्स आप प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से याद रखेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस हमारे पास मैक्सिमम आ सकते हैं। ऑल द स्टूडेंट्स आप देखेंगे अभी तक भी जो हमारे पास पार्टीशन ऑफ बंगाल और स्वदेशी मूवमेंट के क्वेश्चन आए हैं काफ़ी ही सरफेस लेवल हैं, बहुत आसान से क्वेश्चन आते हैं। मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के अंदर देर आर नॉट मच थिंग्स टू बी अंडरस्टूड ऑल टुगेदर, इट्स क्वाइट ईजी, इट्स क्वाइट अ लीनियर प्रोग्रेशन ऑल टुगेदर, जहाँ हम देखते हैं एक के बाद एक इवेंट्स हो रहे हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जब स्वदेशी मूवमेंट एंटी पार्टीशन मूवमेंट शुरू हो जाता है हमारा, तो इस टाइम पे जो टूल्स हम यूज कर रहे हैं उसके अंदर हमारे पास है स्वदेशी, यानी कि हमारे देश में जो सामान बन रहा है वही यूज होगा, एंड बॉयकॉट। बॉयकॉट का मतलब क्या है, फॉरेन गुड्स जो हैं उनका बॉयकॉट करना है। हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इन्होंने जान के मैनचेस्टर क्लॉथ, लिवरपूल सॉल्ट, ये सस्ता सामान अपने देश से लाके इंडिया के मार्केट में फ्लड कर दिया, एंड एज अ रिजल्ट जो हमारी ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज हैं वो डिक्लाइन होने लग गई, और हमारे जो आर्टिसान्स हैं उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई। इसलिए स्टूडेंट्स इस टाइम पर हम देखते हैं कि स्वदेशी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया और फॉरेन क्लॉथ्स का बॉयकॉट हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहा। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे जो तीसरा टूल हम यूज कर रहे हैं दैट इज ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस। पैसिव रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, पैसिव रेजिस्टेंस के अंदर हम सिंपली क्या कर रहे हैं, हम सरकार में अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे हैं, या लेट्स से हम स्टूडेंट्स हैं, तो मान लीजिए कि कोई चीज़ पास होनी है या फिर मेरा कोई काम है, तो मैं उस काम को करूंगी नहीं, आई जस्ट सिट देयर ऑल टुगेदर, आई एम पैसिवली रेजिस्टिंग, आई एम नॉट फाइटिंग विद देम एक्टिवली, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग अगेंस्ट हिम, आई एम नॉट being violent, I am just passively sitting there and not doing my job altogether। तो इस वजह से स्टूडेंट्स हम देखते हैं स्वदेशी के ऊपर रिलायंस है हमारा, खुद के बने हुए कपड़े पहनने हैं एटसेट्रा। बॉयकॉट की बात करें तो फॉरेन गुड्स हो गए। बॉयकॉट में स्टूडेंट्स फॉर दैट मैटर आप देखेंगे बहुत सारे लोगों ने अपने सरकारी नौकरी भी ऑल टुगेदर छोड़ दी, जैसे कि लॉयर्स। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि औरोबिंदो घोष जो हैं उन्होंने ये सारी चीज़ें जो हम कर रहे हैं इसका पर्पस एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी बाय मेकिंग अ वेरी फेमस स्टेटमेंट। यहाँ पे उन्होंने बोला कि इन सब चीज़ों का पर्पस ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके लिए प्रेजेंट कंडीशंस को कुछ इस तरह से बना दिया जाए, इस तरह से हम काम करें, काम कुछ भी ना करें जिसकी वजह से इनका जो ओवरऑल ऑफिस का काम है वो टूट जाए, इनकी जो ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर एक लैग आ जाए। तो आइडिया क्या था, टू मेक द एडमिनिस्ट्रेशन अंडर प्रेजेंट कंडीशंस इम्पॉसिबल बाय एन ऑर्गेनाइज्ड रिफ्यूजल टू डू एनीथिंग। So we are not going to do anything so that the administrative machinery breaks altogether। Anyway students, कितने ब्रिटिशर्स बैठे हैं इंडिया में और कितने इंडियंस बैठे हैं इंडिया में, अगर हम पैसिव रेजिस्टेंस को एक बड़े स्केल पर लेके जाते हैं जो कि आगे महात्मा गांधी लेकर भी जाएंगे, उस कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को तोड़ने में वाकई में ये बहुत ही यूजफुल टूल था ऑल टुगेदर।
Moreover, students, apart from this, he even declares that political freedom is the life breath of a nation, and this is something that you have snatched away from us, and now we are going to retaliate. We are not going to be violent with you, but we are not going to cooperate with you any further. यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो नए फॉर्म्स हमारे पास में है, इनको मैंने अगेन आपके लिए यहाँ पर तीसरी बार लिख रखा है, क्योंकि इनको आप याद रखेंगे, ये नई चीज़ें हैं जो कि हमारी फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर, नेशनल मूवमेंट के अंदर इंट्रोड्यूस हो रही हैं। दैट इज़ बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स। फॉरेन गुड्स में हम स्पेसिफिकली क्या बॉयकॉट कर रहे हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। इट इज़ मैनचेस्टर क्लॉथ एंड लिवरपूल सॉल्ट। तो इनको हम डेलिबरेटली जो है बॉयकॉट कर रहे हैं। इसके अलावा पब्लिक मीटिंग्स और प्रोसेशंस तो पार्ट है ही। उसके अलावा हमारे पास क्या है, पैसिव रेजिस्टेंस है, स्वदेशी है और बॉयकॉट है। इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भाई इन टूल्स के अलावा और ऐसा क्या क्या हुआ स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे, क्या कोई नई ऑर्गेनाइजेशंस बनी, किस तरह से हमने मासेस को मोबिलाइज करने की कोशिश करी। सो हियर इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड वी आर ट्रेसिंग द मेथड्स used by nationalists for mass mobilization। इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स आप देखेंगे, हमने वॉलंटियर्स जो हैं उनकी एक मंडली, उनकी एक कॉर्प्स बनाने की कोशिश करी। उसके अलावा हम देखते हैं इनको हमने समितिज का नाम दिया। इसमें जो सबसे पॉपुलर समिति जो स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे काम कर रही थी मासेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए, इसका नाम था स्वदेशी बांधव समिति। और इसको किसने स्टार्ट किया था? इसको स्टार्ट किया था AK दत्त या फिर अश्विनी कुमार दत्त ने। कहाँ पर? बरिसाल के अंदर। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे दिस बिकम्स अ पावरफुल मीन्स ऑफ मास मोबिलाइजेशन, एंड दैट इज व्हाई इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड वी आर ट्रेसिंग अप ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस और द मेथड्स दैट वर यूज्ड बाय द नेशनलिस्ट इन ऑर्डर टू मोबिलाइज द masses। In that context, students, you will see that in Tirunelveli, Tamil Nadu, we have people such as Chidambaram Pillai. Apart from that, we have Subramanya Siva and some other lawyers who have again created an organization, and the name is Swadeshi Sangram. And again, it was used to inspire the local masses. अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि हम मास मोबिलाइजेशन के लिए अपने जो ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स हैं, जैसे कि हमारे पास में हो गया होली एट्सेट्रा, इनके जब सेलिब्रेशन चल रहे होते थे तो उस टाइम के अंदर भी हम देखते हैं कि हम मासेस को मोबिलाइज करने की कोशिश करते थे। जो लोग इकट्ठे होते थे उनसे बातचीत करने की कोशिश करते थे। इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स आप देखेंगे इनका सबसे ज़्यादा फायदा जो है वो तिलक ने उठाया है। तिलक गणेश पूजा इस टाइप के जो फेस्टिवल्स होते थे इसके अंदर पहुंचते थे और मासेस के सामने अपनी बात रखते थे, जिससे कि उन्हें मोबिलाइज कर सके और नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करा सके। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि हमने कुछ और हिस्टोरिक डिसीजंस भी लिए स्वदेशी मूवमेंट के तहत, जहाँ पे जब हम स्वदेशी की बात कर रहे हैं तो स्वदेशी के तहत हमने एक प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया फॉर नेशनल एजुकेशन। इस नेशनल एजुकेशन के प्रोग्राम के तहत स्टूडेंट्स आप देखेंगे बंगाल के अंदर एक पॉपुलर कॉलेज बनता है जिसका नाम है बंगाल नेशनल कॉलेज, और ये टैगोर के शांति निकेतन से इंस्पायर्ड है। अब टैगोर का शांति निकेतन क्या है स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि टैगोर जो हैं उन्होंने शांति निकेतन बंगाल के अंदर, ये आप देखेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा आइसोलेटेड एरिया के अंदर, थोड़ा फॉरेस्ट्री माउंटेनियस टाइप का जो एरिया हो गया वहां पर इन्होंने शांति निकेतन बनाया। ये एक स्कूल था और ये किस आइडियोलॉजी पे इन्होंने बनाया था? इसको इन्होंने इस आइडियोलॉजी पे बनाया था कि बच्चे को अगर आप स्कूल की दीवारों के अंदर रख दोगे तो मे बी वो कुछ सीख ही नहीं पाएगा, इसलिए उनको एक ओपन एनवायरनमेंट के अंदर लर्निंग मिलनी चाहिए। तो ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ स्कूल्स जो होते हैं उस तरह से था शांति निकेतन, और बिल्कुल इसी के बेसिस पर इन्होंने कॉलेज भी बना दिया, दैट इज बंगाल नेशनल कॉलेज। और इसके जो पहले प्रिंसिपल थे वो हुए औरोबिंदो घोष। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि 15 अगस्त 1906 जो है उस दिन सेटअप किया गया था नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, और इसके तहत ये डिसीजन लिया गया था कि हमारे को लिटरेरी, साइंटिफिक और टेक्निकल एम्फेसिस लेते हुए एक सिस्टम ऑफ एजुकेशन बनाना है जो कि नेशनलिस्टिक लाइंस के ऊपर प्रोड्यूस किया जाएगा। यानी कि अब जब भी हम स्कूल्स या कॉलेजेस बनाएंगे उनके अंदर हम जो भी कोर्सेज इंट्रोड्यूस करेंगे उनके अंदर आप देखेंगे साइंटिफिक बेसिस होगा, टेक्निकल कोर्सेज होंगे, लेकिन एक चीज जिसमें नहीं होगी वो होगा ब्रिटिशर्स का इंटरफेरेंस। सब चीजें जो हैं वो नेशनलिस्ट लाइंस के ऊपर बनेंगी।
इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि हमारे पास में स्वदेशी मूवमेंट के तहत नेशनलिस्ट लाइन्स के ऊपर एजुकेशन बन रही है, इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस बन रही है मास मोबिलाइजेशन के लिए। और क्योंकि हम स्वदेशी के ऊपर रिलाई कर रहे हैं, बॉयकॉट कर रहे हैं फॉरेन क्लॉथ का, फॉरेन इंडस्ट्रीज का, फॉर दैट मैटर ऑल टुगेदर, दैट इज वाई यू विल सी इंडिजिनस एंटरप्राइजेस स्प्रिंगिंग अप ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर फेज। यहाँ पर हम देखते हैं चिदम्बरम पिल्लई जो हैं वो अपना खुद का एक नेशनल शिप बिल्डिंग एंटरप्राइज बनाते हैं, जिसका नाम ये रखते हैं स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी। और ये टूटिकोरिन जो कि एक पॉपुलर पोर्ट रहा है एंशियंट पीरियड से, वहां पर इस पर्टिकुलर नेविगेशन कंपनी को शिप बिल्डिंग कंपनी को स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे अगर हम कल्चरल स्फीयर की बात करें तो स्वदेशी मूवमेंट के टाइम हम देखते हैं कि कल्चर के माध्यम से भी हमने बहुत ज़्यादा नेशनलिस्ट फीलिंग को आगे बढ़ाने की कोशिश करी है। कैसे? तमिलनाडु के अंदर स्टूडेंट्स हम देखते हैं हमारे पास में सुब्रमण्य भारती हैं जो कि एक किताब लिखते हैं सुदेश गीतम, और इसके अंदर वो कोशिश करते हैं कि जो लोग इसे पढ़ रहे हैं उनके अंदर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स अराउज हो सके। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे जैसा मैंने आपको पहले बताया था हमारे पास में एक पेंटर हैं जिनका नाम है अवनींद्र नाथ टैगोर। अवनींद्र नाथ टैगोर जो हैं स्टूडेंट्स ये बहुत ही फेमस भारत माता की इमेज बनाते हैं, ठीक है। एंड दिस इज समथिंग दैट इज नॉट एट ऑल हैविंग एनी काइंड ऑफ यूरोपियन इन्फ्लुएंस, इट इज नॉट मॉडल्ड ऑन द आर्टिस्ट ऑन द लाइन्स ऑफ वॉट यूरोपियन पेंटर्स यूज टू डू। रादर in order to take inspiration he has looked back at our own past, especially from ancient and medieval period, and he has looked towards Ajanta, Mughal and Rajput paintings। इसके तहत जो भी पेंटिंग से बना रहे हैं उसमें सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल क्या है? भारत माता। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास एक और पेंटर हैं जिनका नाम है नंदलाल बोस। नंदलाल बोस की अगर हम बात करें तो ये अपनी आर्ट के लिए बहुत ही जाने माने पेंटर रहे हैं। ये फर्स्ट रेसिपिएंट थे जिनको एक स्कॉलरशिप मिली बाय द इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट जो कि 1907 के अंदर आई थी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये दोनों नेशनलिस्ट पेंटर्स हैं और अब ये जो पेंटिंग्स बना रहे हैं उसमें से डेलिबरेटली यूरोपियन इन्फ्लुएंस को निकाल रहे हैं और इंस्टेड ये लोग इंडिया के पास्ट से इंस्पिरेशन ले रहे हैं। और ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स हमें क्या दिखा रही हैं? दैट वी आर नाउ मोर फोकसिंग अपॉन स्वदेशी एंड यूज ऑफ दोज थिंग्स दैट आर मेड इन आवर कंट्री एंड मेड बाय आवर ओन पीपल। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने अभी तक क्या देख लिया कि भाई स्वदेशी मूवमेंट जो है वो क्यों स्टार्ट हुआ था? क्योंकि पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है हमें उसके अगेंस्ट लड़ाई करनी थी। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमने देखा टूल्स क्या क्या हैं हमारे पास में। टूल्स है हमारे पास में रिलायंस ऑन स्वदेशी, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स एंड अपार्ट फ्रॉम दैट पैसिव रेजिस्टेंस। ये हमने टूल्स यूज किए हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स हमने क्या देखा कि हमने मास मोबिलाइजेशन के लिए क्या क्या किया, किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस बनाई। जैसे हमारे पास स्वदेशी बांधव समिति है। स्वदेशी के ऊपर रिलायंस के कॉन्टेक्स्ट में हमने देखा कि भाई हमने लिवरपूल सॉल्ट, मैनचेस्टर क्लॉथ जो है उन सबको डिस्कार्ड कर दिया। नेशनलिस्ट लाइंस पर एजुकेशन बनाने की कोशिश करी। हमारे जो पेंटर्स हैं वो इंडिया की आर्ट से इंस्पिरेशन ले रहे हैं। उसके अलावा चिदम्बरम पिल्लई जो हैं इन्होंने अपना खुद का एक नेशनल शिप बिल्डिंग एंटरप्राइज बनाया। तो यहाँ पे स्वदेशी पे क्या फोकस रहा? बॉयकॉट किसको किया? पैसिव रेजिस्टेंस हम कैसे कर रहे हैं? हमारे जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनको छोड़ दिया, स्टूडेंट्स जो है कॉलेज से बाहर निकल कर आ गए। मास मोबिलाइजेशन का पॉइंट हम समझ ही चुके हैं। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपके लिए स्वदेशी मूवमेंट में इंपॉर्टेंट है। इनके बेसिस पे आपको बस फैक्चुअल रिलेशन याद करना है एंड देन वी आर गुड टू गो। इससे ज़्यादा कोई डेप्थ हमारे को ज़रूरत नहीं है समझने की। इसी के साथ स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट पार्ट जो हमें देखना है स्वदेशी मूवमेंट का वो ये है कि भाई कौन कौन और कितने लोगों ने स्वदेशी मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट किया। बेसिकली स्टूडेंट स्वदेशी मूवमेंट की हम बात करें तो इसका मेन प्राइम सेंटर जो था वो बंगाल ही था। बंगाल के अलावा हम देखते हैं आगे जाके महाराष्ट्र की तरफ भी स्प्रेड हो जाता है। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे सबसे ज्यादा हमारे पास जो पार्टिसिपेशन आ रही है वो आ रही है फ्रॉम द मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया। मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया का मतलब क्या होता है? इसके अंदर अपने पास जैसे मान लीजिए लॉयर्स हो गए, सरकारी डॉक्टर हो गए, टीचर हो गए। ये जो पढ़ी लिखी क्लास थी, मिडिल क्लास थी, इसने सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट किया स्वदेशी मूवमेंट में।
इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि सबसे एक्साइटेड स्वदेशी मूवमेंट को ज्वाइन करने के लिए थे स्टूडेंट्स, एंड एज अ रिजल्ट आप देखेंगे बंगाल, महाराष्ट्र, साउथ इंडिया, इन इन जगहों पे जो स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर जो कॉलेज है, इनके स्टूडेंट्स को हमने बहुत ही भारी तादाद में स्वदेशी मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करते हुए देखा। मोर ओवर स्टूडेंट्स आप देखेंगे विमेन भी जो है उन्होंने एक सिग्निफिकेंट रोल मूवमेंट के अंदर प्ले किया। हाउएवर स्टूडेंट्स, इट वाज लिमिटेड वन ऑल टुगेदर। यहाँ पर हम देखते हैं कि मान लीजिए कि कोई बॉन फायर हो रही है जिसके अंदर आपको जो भी फॉरेन का सामान है आपके पास में उसको जलाना है, तो उसमें आके विमेन ने पार्टिसिपेट कर लिया। सो वी कांट रियली से दैट इट वॉज एन एक्टिव रोल, इट वॉज अ पैसिव रोल ऑल टुगेदर। irrespective they were participating in the Swadeshi movement, and that is something that has not been witnessed till now. Apart from that, students, you can see that despite the fact that Curzon was trying his best to create a rift between the Hindus and the Muslims, yet we observe Hindu-Muslim unity as a part of Swadeshi movement to a certain extent. However, students, there were certain limitations to this participation altogether, wherein इन तीन कैटेगरी के अलावा आप देखेंगे कि हमारे पास में जो अपर मिडिल क्लास के लोग हैं, जमींदार हो गए, ऊंचे वर्ग के ब्राह्मण हो गए, एक्सेट्रा, ये सब जो लोग थे, इन्होंने मासेस जो हैं इनको अपने साथ बिल्कुल कोऑर्डिनेट नहीं करवाया, और इसकी वजह से हम देखते हैं वर्किंग क्लास, पेजेंट्री, इनका पार्टिसिपेशन ऑलमोस्ट जीरो था। तो कोई भी चीज को अगर मास मूवमेंट बनाना है इंडिया के अंदर, तो आप देखेंगे हमारी मासेस कहाँ रह रही हैं, हमारी मासेस गांव के अंदर रह रही हैं, हमारी मासेस वो गरीब तबके के लोग हैं जिनकी आवाज़ कोई सुनता नहीं है। इस टाइम पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि ये सिर्फ अपर क्लास के लोगों के साथ कन्फाइन होकर रह गया मूवमेंट, क्योंकि पेजेंट और वर्किंग क्लास जो है इसको हम अभी तक अपने साथ जोड़ नहीं पा रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि हमारे पास ये जितने भी नए ट्रेंड्स आ रहे हैं नेशनल पॉलिटिक्स के अंदर, चाहे ये पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म है, और इसके अलावा जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, चाहे वो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हैं, चाहे उसके अलावा हम देखते हैं कि भाई सोशलिज्म की तरफ जो झुकाव है, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे पास में बिल्कुल स्वदेशी मूवमेंट के बाद ही आती हैं। सो बेसिकली अगर हम ट्रेंड्स की बात करें, तो हमने 1885 से 1905 का ट्रेंड देखा। ये ट्रेंड कौन डोमिनेट कर रहा है? ये ट्रेंड डोमिनेट कर रहे हैं मॉडरेट्स। 1905 से 1917 तक आप खास करके देखेंगे, इसके बाद में गांधी आ जाएंगे, ठीक है। इस टाइम पीरियड के अंदर हमारे पास कौन है? एक्सट्रीमिस्ट बैठे हैं पावर में, और इसके अलावा आप देखेंगे हमारे पास में रेवोल्यूशनरीज आ गए हैं। रेवोल्यूशनरीज की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो ये और एक्सट्रीमिस्ट चाहते तो यही थे कि ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़कर चले जाएं, लेकिन दोनों के बीच में जो एक मेजर डिफरेंस था वो ये था दैट द रेवोल्यूशनरीज बिलीव्ड इन द यूज ऑफ वायलेंस। So, in that context, when we talk about the extremist phase, this is something that is going on hand in hand with the revolutionary phase. तो इस क्लास में हम extremism पढ़ रहे हैं, और सेकेंड क्लास में हम revolutionary phase को टैकल करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इस स्लाइड में हमने एक्सटेंट ऑफ पार्टिसिपेशन देख लिया, और लास्ट पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम देख रहे हैं मेजर ट्रेंड्स जो आगे के पूरे डेकेड को डोमिनेट करने वाले हैं, वो हमारे पास इसी मूवमेंट के साथ शुरू होते हैं। पार्टिसिपेशन के अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि हमने पॉजिटिव्स तो बहुत सारे देख लिए अभी तक, लेकिन कुछ शॉर्ट कमिंग्स भी थी इस पर्टिकुलर मूवमेंट की। शॉर्ट कमिंग्स की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो सबसे बड़ा सेटबैक हम लोगों को मिला एज अ पार्ट ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट वॉज अ स्प्लिट बिटवीन द मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। मॉडरेट शांत स्वभाव के, आराम से काम करना चाहते हैं, लिमिटेड वे में सरकार को परेशान करना चाहते हैं। एक्सट्रीमिस्ट की बात करें तो खून एकदम उबल रहा है, इमीडिएटली रिजल्ट्स चाहिए, और चाहते हैं कि फटाफट मूवमेंट को मास स्केल पर लाया जाए। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में झगड़ा हो जाता है। ये झगड़ा क्यों होता है? ये झगड़ा सिंपली इसलिए होता है क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट जो है वो मूवमेंट को बंगाल के बाहर लेकर जाना चाहते हैं और ज़्यादा मासेस को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, जबकि मॉडरेट्स जो हैं वो ये कहते हैं कि भाई कन्फाइंड रहना चाहिए बंगाल की तरफ सारी चीज़ें, इतना बड़ा मूवमेंट आप मत बनाओ, इसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। एज अ रिजल्ट दोनों में इंटरनली बहुत फाइट्स होने लगती हैं, और फिर हमारे पास एक हिस्टोरिक सेशन होता है जिसे हम कहते हैं सूरत सेशन ऑफ आईएनसी इन 1907, जहां पर हो जाता है स्प्लिट, और ये स्प्लिट हमारे लिए सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस लेकर आता है। अब आप स्टूडेंट्स देखेंगे सीधे हम 1916 में जाके दोबारा यूनाइट होने वाले हैं, और एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट तब तक एक दूसरे से अलग ही रहने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, ये तो हमारी मेजर शॉर्ट कमिंग हो गई। इसके अलावा आप देखेंगे कि हमारा जो मूवमेंट है
उसको ये समझ में ही नहीं आया कि हमने जो ये इतनी सारी मासेस को इकट्ठा किया है, इनके एक्सप्रेशन, इनकी जो रिजेंटमेंट है, इसको ठीक से एक्सप्रेस कैसे किया जाए। नाउ वी आर इन अ वेरी nascent स्टेज ऑल टुगेदर, वी आर इन अ हिट एंड ट्रायल मेथड। हमने लोगों को मोबिलाइज किया है, हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई ऐसा क्या किया जा सके जिससे कि हम बुलसाई को हिट कर सके। लेकिन यहाँ पे पहला मूवमेंट हमने लॉन्च किया है, काफ़ी लोग पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हम जो है नेशनल सेंटिमेंट या फिर प्रॉपरली चैनलाइज नहीं कर पाए इस रिजेंटमेंट को, और ये हमारी एक शॉर्टकमिंग रही। मोर ओवर स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि पॉपुलर एक्सप्रेशन को लेकर कैसे जाना है एक डायरेक्शन में, इससे तो हम वाकिफ नहीं हैं। इसके अलावा नॉन कोऑपरेशन और पैसिव रेजिस्टेंस के टूल्स तो डेवलप कर लिए थे, लेकिन इनको अप्लाई कैसे करना है ये भी प्रॉपरली नहीं कर पाए। मेन प्रॉब्लम ये थी कि पिच कैसे मेंटेन करी जाए। मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट्स है जिन्होंने कॉलेज या स्कूल छोड़ दिया, कोई लॉयर हैं जिन्होंने अपना प्रोफेशन छोड़ दिया एक बार के लिए, लेकिन कितने समय तक, तो ये जो पिच है ये मेंटेन्ड नहीं रही मास बेस्ड मूवमेंट की, और ये कुछ शॉर्ट कमिंग्स रही हमारे पास में स्वदेशी मूवमेंट की। इसके अलावा स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे पास सूरत स्प्लिट था, तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में और देख लेते हैं। सूरत स्प्लिट में क्या हो रहा है, कौन स्प्लिट हो रहे हैं, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट जो हैं ये एक दूसरे से स्प्लिट हो रहे हैं ऑल टुगेदर इन दिसंबर 1907। स्प्लिट का कारण क्या है, मॉडरेट्स बोल रहे हैं भाई बंगाल के अंदर ही मूवमेंट रखो, ज्यादा मत फैलाओ, और बॉयकॉट को सिर्फ फॉरेन क्लॉथ और लिकर तक ही मेंटेन करो, इसके अलावा आपको अपने प्रोफेशंस त्यागने की कोई जरूरत नहीं है। एक्सट्रीमिस्ट जो हैं वो एक्सट्रीम में काम करना चाहते हैं, इसलिए वो मूवमेंट को पूरे देश भर में फैलाना चाहते थे, हर टाइप के लोगों को इसके एम्बिट में लाना चाहते थे, हर एसोसिएशन को इसके एम्बिट में लाना चाहते थे। इस वजह से इन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया और ये जो स्प्लिट था वो हो गया। और स्प्लिट के तहत स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि मॉडरेट्स जो हैं वो जीत गए और उन्होंने कांग्रेस में अपनी लीडरशिप मेंटेन कर ली, और इस वजह से बड़ी जल्दी स्वदेशी मूवमेंट जो है वो डाई आउट हो गया, क्योंकि इनके जो मेथड्स और तरीके थे वो कारगर साबित नहीं हुए। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि स्वदेशी मूवमेंट को एक तो इंटरनल स्प्लिट की वजह से भी वो टूट गया, और उसके अलावा गवर्नमेंट जो है वो भी पीछे कैसे बैठेगी, वो भी डेफिनेटली रिप्रेस करने वाली है। एंड एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं एक के बाद एक बहुत ही रिप्रेसिव एक्ट्स जो हैं वो पास करी गई गवर्नमेंट के द्वारा, सच एज द सेडिशियस मीटिंग्स एक्ट, इंडियन न्यूज़पेपर एक्ट, then we have the criminal law amendment act, and then we have the Indian press act of 1910। सिडिशियस मीटिंग एक्ट की हम बात करें तो सिंपली इसके अंदर क्या किया, पब्लिक गैदरिंग जो है उसको सिडिशियस मानने लग गए ये, कि भाई आप जो है गैदरिंग नहीं करोगे। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स व्हाट वी आर डूइंग, वी आर बैनिंग पब्लिक गैदरिंग्स। वैसे तो ये मेन एक्ट गदर मूवमेंट को स्टॉप करने के लिए थी, हाउएवर स्टूडेंट्स गदर मूवमेंट क्या है ये हम लोग रेवोल्यूशनरीज के अंडर पढ़ेंगे। नेक्स्ट अपने पास इंडियन न्यूज़पेपर एक्ट है, ये क्या है, इसके अंदर किसी भी एरिया के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे उनको राइट दिया हुआ था टू फॉरफिट एनी प्रेस इफ दे फील दे आर प्रिंटिंग एनीथिंग विच इज सेडिशियस इन नेचर। इसके बाद नेक्स्ट आती है अपने पास क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट। इसके अंदर क्या किया इन्होंने, स्पीडी ट्रायल ऑफ सर्टन ऑफेंसेस, स्पीडी ट्रायल किया सर्टन ऑफेंसेस का। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि जो भी लोग नेशनलिज्म को प्रमोट कर रहे हैं इनको धरना है, ठीक है, इनको अगर पकड़ना है तो क्या करेंगे, अमेंडमेंट कुछ इस तरह से करो कि इनको फटाफट जेल में डाला जा सके और इनका स्पीडी ट्रायल हो जाए ऑल टुगेदर। इंडियन प्रेस एक्ट की बात करें स्टूडेंट्स तो न्यूज़पेपर एक्ट की तरह ही है ये। आइडिया क्या है हमारा, प्रेस जो है उसको कर्व करना है, उसके अंदर अगर कोई सेडिशियस मटेरियल प्रिंट हो रहा है तो उसको ऑल टुगेदर रोक देना है। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे इसके लिए ऐसा माना जाता है कि इंडियन प्रेस एक्ट जो थी, दिस रिवाइव्ड all the worst features of vernacular press act। वर्नैकुलर प्रेस एक्ट क्या थी भाई, लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने। वर्नैकुलर प्रेस एक्ट जो थी हम देखते हैं लिटन के अंडर पास हुई थी, उसको गैगिंग एक्ट भी बोला जाता था, जिसमें विदाउट एनी नोटिस जो है किसी की भी प्रेस को
फोरफिट किया जा सकता है अगर शक है कि भाई ये कोई सिडिशियस मटेरियल प्रिंट कर रहे हैं। उन्हीं सिमिलर लाइंस पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि इंडियन प्रेस एक्ट जो है ये भी पास हो जाती है, एंड दिस इज समथिंग विच इज रिवाइविंग द वर्स्ट फीचर्स ऑफ वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, wherein again the authorities are allowed to confiscate any particular press, forfeit its workings altogether if they find any seditious material being printed. ये जो दोनों एक्ट हैं स्टूडेंट्स, 1908 और 1910, ये हम देखते हैं 1921 के अंदर हमारे पास एक कमेटी बनती है, एक प्रेस कमेटी बनती है अंडर तेज बहादुर सप्रू। ठीक है, इनके अंडर हमारे पास में एक प्रेस कमेटी बनती है जो फाइनली 1908 और 1910 की जो प्रेस एक्ट्स है इनको रिपील करेगी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं एक के बाद एक इतनी रिप्रेसिव एक्ट्स लगाई गई जिससे कि स्वदेशी मूवमेंट जो है इसको कर्ब किया जा सके, और उसके अलावा जो नेशनलिस्ट एक्टिविटी चल रही है उसको जड़ से तोड़ा जा सके। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने देखा कि स्वदेशी मूवमेंट कैसे फ्लो हो रहा है, कैसे पार्टीशन ऑफ बंगाल का अनाउंसमेंट हुआ, कैसे एक्सट्रीमिस्ट पावर में आए, कब हमने डेक्लरेशन किया, कैलकाटा टाउन हॉल का प्रोक्लेमेशन किया, क्या टूल्स हमने यूज किए, मास मोबिलाइजेशन के लिए हमने क्या किया, कौन सी पब्लिकेशंस छपी, उसके अलावा क्या एडवांटेज हुआ स्वदेशी मूवमेंट का, क्या ड्रॉबैक्स थे स्वदेशी मूवमेंट के, और गवर्नमेंट ने क्या किया स्वदेशी मूवमेंट को कर्ब करने के लिए। इसी के साथ स्टूडेंट्स इसका लास्ट पार्ट कवर करते हैं, दैट इज द अनलमेंट ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल। हम देखते हैं स्टूडेंट स्वदेशी मूवमेंट का जो पूरा कैरेक्टर था, जो पूरा एम था इन द एंड, वो ये था कि पार्टीशन जो है वो नहीं होना चाहिए। फाइनली स्टूडेंट्स हमें इसकी सक्सेस मिलती है, थोड़ी लेट मिलती है पर मिल जाती है, जिसमें हम देखते हैं कि हमारे पास में लॉर्ड हार्डिंज हैं जो कि 1911 के अंदर पार्टीशन ऑफ बंगाल को अनल कर देंगे। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि स्वदेशी मूवमेंट के जो राइट्स थे इनके रिस्पॉन्स में ही फाइनली इस डिसीजन को लिया गया था, और इस कॉन्टेक्स्ट में ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में तोड़ने की जगह इस मेथड में तोड़ने की जगह हमने इनको लिंग्विस्टिक बेसिस पर तोड़ा। इस पर्टिकुलर एरिया को हमने लिंग्विस्टिक लाइंस पर तोड़ा इंस्टेड ऑफ मेकिंग ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल विच वॉज मोर ऑन अ हिंदू एंड मुस्लिम मेजोरिटी एरिया। यहाँ पे स्टूडेंट्स इसके तहत अब जो हमने दोबारा रीऑर्गेनाइजेशन करी है इन टेरिटरीज की, उसमें हम देखते हैं कि बिहार और उड़ीसा एक प्रोविंस बन गए और इनको बंगाल से बाहर निकाल दिया गया। सो दीज बिकेम अ सेपरेट प्रोविंस बाय 1936। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स असम जो है उसको भी एक अलग प्रोविंस बना दिया गया। ओवरऑल फोकस ये है कि हमने जो रिलीजियस लाइंस पे तोड़ने का डिसीजन लिया था जिससे हिंदू मुस्लिम यूनिटी टूट जाए और इनके अंदर प्रॉब्लम आए, ये चीज को गिव अवे करना पड़ा ब्रिटिश गवर्नमेंट को। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं 1911 में पार्टीशन ऑफ बंगाल को अनल करने के साथ साथ ब्रिटिश इंडिया ने अपनी कैपिटल जो है कैलकाटा से दिल्ली की तरफ शिफ्ट कर ली, क्योंकि इतनी ज़्यादा नेशनलिस्ट एक्टिविटी चल रही है, इनके लिए सेफर मूव था ऑल टुगेदर। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स आप देखेंगे जब अनलमेंट होता है पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो हम बंगाल के पार्टीशन का अनलमेंट होता है, उस टाइम हम देखते हैं देयर इज अ सेक्शन ऑफ मुस्लिम ऑर्थोडॉक्सी who become very angry altogether because these were the people who were desiring East Bengal altogether। कर्जन ने इनको पॉलिसी कुछ इस तरह से दिखाई थी कि भाई हम आपके लिए एक मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस बना रहे हैं, इसके अंदर आपके लिए अलग से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होंगे। तो एक सेक्शन ऑफ मुस्लिम्स था जो काफी डिजायर कर रहे थे कि पार्टीशन हो, लेकिन जब ये अनल हो जाता है तो हम देखते हैं मुस्लिम्स अपने आप ही सरकार से डिस्टेंस कर लेते हैं, वो नाराज हो जाते हैं सरकार से, एंड एज अ रिजल्ट इसका फायदा ही है क्योंकि वो भी अब नेशनलिस्ट मूवमेंट को ज्वाइन करेंगे। So with this students our discussion of extremist phase is complete. On a quick recap students you have to remember कि partition of Bengal का announcement कब हुआ, उस context में कौन से हमारे major INC के sessions हुए, क्या tools हमने use किए इसके लिए, tools के अलावा कैसी organizations आई mass mobilization के लिए, और क्या publications use करी गई थी। So with this students our discussion is complete. I hope you were able to understand all the topics thoroughly. Students, if you enjoy studying with me, don't forget to like this particular video, and also don't forget to subscribe to our channel so that you can be notified whenever a new video is coming up. Thank you so much.